Hello everyone, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and I make this video to explain you that you don't need any guide for the social science subject. As I said it in my last videos that you don't need any kind of the guide for the social science subject. So here the chapter number 3, the making of global world in your history textbook, India and the contemporary world 2. So be with me and continue. So here's the question and answer section. And the first question for the chapter number 3 is give two examples of the different types of the global exchange which took place before the 17th century, choosing one example from Asia and one from America. The one of the most important thing you have to understand is the key terms and the key word what the question asks to you. So in this question, please look at the keywords. What are the keywords? Global exchange, and next is 17th century, before 17th century, और America, and one from एशिया. तो इसमें दे रखा है आपको सबसे पहले ये बताना है कि ग्लोबल एक्सचेंज जो है वो कितने तरीके से हो सकता था 17th सेंचुरी के पहले, और इसको आपको समझाना है एक एग्जांपल एशिया का लेकर के और एक एग्जांपल आपको अमेरिका का लेकर के इसे समझाना है. तो इसका आंसर है पेज नंबर 53 एंड 55 है. सो मूव विथ मी. So now we go to the page number 53 and 55. This is the page number 69, 53, 55. So here is. Yes, this is the page number 53. Okay. So firstly, look at the paragraph that where you get the Asia's example. So 1 minute. So tick mark on the paragraph second, sixth line. As early as 3000 BCE. सबसे पहले आपको ये लाइन भी लगा लेनी क्योंकि इसमें दे रखा है कि हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटी हैव बीन स्टडीली मोर इंटरलिंक्ड, क्योंकि आपस में इंटरलिंक थे. सोसाइटी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा. इसके बाद आपको एशिया का एग्जांपल देना है तो हम उस पर टिक लगाएंगे. तो इसके लिए आपको यहाँ तक लगा लेना है कॉडीज और ईस्ट अफ्रीका तक. तो 1 पॉइंट पूरा एक अच्छा सा एशिया का हो जाएगा. किस तरीके से कोस्टल ट्रेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जो प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया के अंदर है, ये सारी चीज़ें. अब हम चलते हैं पेज नंबर 55 पर. ओके. सो ये आपको टिक लगा लेना है, आपके फर्स्ट वाले का आंसर है. अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 55 पर. तो ये पेज नंबर 55 है. 55 पर आपको बताना है कि कैसे अमेरिका के ट्रेड थे, है ना, पूरे वर्ल्ड से. तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बिफोर इट्स डिस्कवरी. जब डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय भी अमेरिका जो है हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया जो है उससे अमेरिका का कॉन्टैक्ट उतना अच्छा नहीं था. लेकिन आफ्टर दैट इट इंटरलिंक्ड विद द एवरी कंट्री ऑफ द यूरोप. ठीक है. तो एवरीवेयर जो है इसके ट्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके ट्रेड से एबिंडेंट क्रॉप हुई और बहुत सारे जो है इसका इफेक्ट हुआ. तो सेकंड पॉइंट ये हो चुका है. फर्स्ट आपके इंट्रोडक्शन की एक लाइन मैंने लगा दी थी, सॉरी. तो ये हो चुका है, ये आपके सेकंड पॉइंट हो चुका है. ओके, फर्स्ट वाले का. तो ये आप टिक लगा लीजिएगा. अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो मूव विथ मी टू द क्वेश्चन एंड आंसर पेज नंबर. So here is the question and the answer page number. Yes, this is the page on your screen. So look at the question number 2. Explain how the global transfer of the disease in the pre-modern world helped in the colonization of the America. Explain how, किस तरीके से ग्लोबल ट्रांसफ़र जो है डिजीज़ का मतलब बीमारियों का जो ग्लोबल ट्रांसफ़र है, या आपस में देशों में जब बीमारियाँ एक दूसरे से एक्सचेंज हुई थी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में, और उससे कैसे अमेरिका का जो कॉलोनाइजेशन है वो शुरू हुआ. तो ये हम पढ़ेंगे. तो इसके लिए इसका आंसर है पेज नंबर 55 और 56 पे. चलते हैं 55 56 पर. आप भी अपनी बुक में ओपन कर लीजिएगा ताकि आप सही से टिक लगा पाएँ. 1 मिनट. तो इसके की टर्म्स हम देख लेते हैं कि क्या की टर्म्स हैं इसमें. तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो हम कम कर लेते हैं. यस. एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज़. ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिजीज़ मतलब किस तरीके से डिजीज़ का ट्रांसफ़र हुआ. तो ट्रांसफर ऑफ डिजीज़ के बारे में बताना है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पर अमेरिका के कॉलोनाइजेशन को लेकर के. तो पेज नंबर 55 और 56 पे चलते हैं. तो पेज नंबर 55 एंड 56. दिस इज़ 56 एंड दिस इज़ 55. ओके. अब इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि किस तरीके से इफेक्ट हुआ डिजीज़ का. यस. तो हम टिक लगा लेते हैं सबसे पहले. तो 1 मिनट. तो सबसे पहले आपको लगाना है द पोर्तुगीज स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट, और यहाँ से लेकर के आपको लगाना है मिड 16th सेंचुरी तक. ठीक है. कैसे पोर्तुगीज स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट जो है उसने अमेरिका के कॉलोनाइजेशन में हेल्प करी. इसके बाद स्मॉल पॉक्स के बारे में लगाना है, कॉन्क्वेस्ट तक लगा लेना है. ठीक है. ये आपके सेकंड वाले का है क्योंकि सेकंड में तो आपको स्मॉल पॉक्स के बारे में बताया है और फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया है
कि किस तरीके से पोर्तुगीज और स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट जो है उन्होंने बीमारी से करा था। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस नेक्स्ट पेज पर, मतलब पेज नंबर 56 पर, जिसका इसका आगे का पार्ट का आंसर है। तो कॉलोनाइजेशन के बारे में बताना है हमको। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पर कहाँ से टिक लगाना है हमको? गन्स से लेके इन्वेंटर तक की गन तो छीनी नहीं जा सकती, और इसके बाद 1000 से लेकर के यूरोपियन मार्केट तक। ठीक है, और बट नॉट डिजीज ये भी लगाइएगा, क्योंकि ये दोनों आंसर जो है अपने आप में इंटरलिंक्ड हैं। तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 5 पॉइंट्स का एक अच्छा सा आंसर आपका बन चुका है। तो ये आपका पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो अब देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 5 पार्ट्स आपको बता रखे हैं। ABCDE अल्फ़ाबेट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, और फिर उसका आंसर हम लिखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिख रखा है? राइट अ नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको नोट लिखना है। नोट लिखना है मतलब ज़्यादा बड़ी लाइंस का नहीं लिखना है, 6 to 7 लाइन्स, और मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 10 लाइन्स का ही लिखना है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या आस्क कर रहा है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू एबोलिश द कॉर्न लॉ, कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्यों ऐसा नियम लिया, फिर क्यों ऐसा डिसीजन लिया जिससे कॉर्न लॉ जो है उसे एबोलिश करना पड़ा, और क्यों कॉर्न लॉ एबोलिश हुआ, इसको आपको समझाना है एक नोट के अंदर। सबसे पहले कॉर्न लॉ वाले सेक्शन में चलेंगे हम। कॉर्न लॉ वाला सेक्शन जो है वो आपका है पेज नंबर 57 पर। तो पेज नंबर 57 चलते हैं। ठीक है, सो मूव विथ मी। सो हियर इज द पेज नंबर 57। 1 मिनट। ओ पेज नंबर 57 वेयर इज yes, here's पेज नंबर 57। लुक एट द पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि आपका आंसर कहाँ पर है। कॉर्न लॉ के एबोलिशन के बारे में लिखना है कि क्यों एबोलिश हुआ कॉर्न लॉ। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे अंडर द प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप। जो लैंडेड ग्रुप है उनके प्रेशर में आकर के सरकार जो है उन्होंने जो कॉर्न है उनको विदेशों से आने से रोक दिया, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, और उसे कॉर्न लॉ कहा गया। कॉर्न लॉ जो है वो इसीलिए चालू किया गया था ताकि देश में ही जो है वो मेज़ की जो क्रॉप है, मतलब जो कॉर्न है, उसे ग्रोन अप किया जा सके। तो आप यहाँ तक लगा लेंगे। ठीक है, आफ्टर द कॉर्न लॉ स्क्रैप्ड, यहाँ से लेकर के विद इन द कंट्री तक। तो ये आपको लगा लेना है कि एबोलिशन क्या है, इसका इफेक्ट इतना नहीं पूछा है आपको, बस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों डिसीजन लिया और क्या डिसीजन था कॉर्न लॉ का, ये आपको बताना है। तो आप इसमें आंसर लगाएंगे 3rd A। अब देखिए आपको ये भी सही से लगाना है कि 3rd का A है, 3rd का E है, क्योंकि बहुत बार जो आंसर्स हैं वो पॉइंट में भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पॉइंट आपको 2 आंसर्स में भी लिखना होता है। तो आप मार्क अगर सही करेंगे तो आपको पता रहेगा कहाँ पर किसका आंसर है। तो 3rd का A आपका कंप्लीट हो चुका है सिर्फ 2 पॉइंट्स में, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि कम से कम आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 10 लाइनें ही लिखनी है। तो मैक्सिमम 10 लाइन्स में हमें कंप्लीट करना है, और ये हमारे 7 to 8 लाइन्स में हो रहा है। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर B क्या डिमांड कर रहा है कि द कमिंग ऑफ द रिंटर पेस्ट टू अफ्रीका, किस तरीके से रिंटर पेस्ट जो है उसकी डिजीज़ जो है अफ्रीका में आई और कैसे आई, बस यही बताना है आपको, ज़्यादा इफेक्ट नहीं बताना है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पहले लिखिए। तो उसके लिए इसका आंसर है आपके पेज नंबर 63 पर। तो 63 पर चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम वेस्ट करें। तो वी मूव टू द पेज नंबर 60। ये रहा आपका पेज नंबर 63, और 63 पर आपको सामने दिख रहा है देन कम रिंटर पेस्ट और डिवास्टिंग कैटल डिजीज। ओके, सो यहाँ से टिक लगाना है। रिंटर पेस्ट ड्राइव इन द अफ्रीका कहाँ पर आया था? 1880 के अंदर आया था, और ये जो है कैटल इम्पोर्ट के थ्रू आया था, क्योंकि ब्रिटिश एशिया के अंदर जो है इटालियन सोल्जर्स इन्वेड कर रहे थे ईस्ट अफ्रीका से, और उनके थ्रू जो है अफ्रीका में बीमारी आई थी क्योंकि कैटल्स लाए जा रहे थे। और अफ्रीका इन द ईस्ट रिंटर पेस्ट मूव्ड वेस्ट लाइक अ फॉरेस्ट फायर। वेस्ट में या फिर पश्चिमी देशों में जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर ब्रिटेन जो है, वहाँ पर रिंटर पेस्ट जो है वो एक तरीके से जंगल की आग की तरह इतना फास्ट स्प्रेड हुआ। तो आपको बस इतना सही लगाना है, क्योंकि हमको शॉर्ट नोट लिखना है और यही बताना है कि किस तरीके से रिंटर पेस्ट जो है वो अपने देश में आया था, बस। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है। तो आप लगाएंगे 3rd का B। अब वापस से चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे तो चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो 3rd का C है वो क्या डिमांड कर रहा है? द डेथ ऑफ द मैन ऑफ द वर्किंग एज इन द यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। क्या इफेक्ट हुआ जब वर्किंग एज जो है उनकी डेथ हुई, मतलब उन लोगों की डेथ हुई जो वर्किंग एज ग्रुप के हैं यूरोप के अंदर, जब वर्ल्ड वार हुआ था। क्योंकि वर्ल्ड वार के अंदर उन्हीं लोगों को बुलाया गया था जो पूरे वेल टू डू है, जिनकी बॉडी पूरी हेल्दी है, और हेल्दी उन्हीं की थी जो वर्किंग मैन थे उस समय। तो सारी इंडस्ट्रीज में जो भी वर्किंग एज थी, वर्किंग एज ग्रुप, उन्हें वार में ले आया गया, और जिसके कारण जो है उनकी डेथ हो गई, मार्ट्रियार हो गए वो।
तो अब हम सबसे पहले हम लगा लेते हैं क्या है। तो आपको पता पड़ रहा है की टर्म्स क्या है इसमें, वर्किंग एज इन यूरोप। तो वर्किंग एज पर चलते हैं, इसका आंसर है आपके पेज नंबर 68 पर। तो फटाफट से मिलते हैं पेज नंबर 68 पर। सो दिस इज योर पेज नंबर 68। सो 68 पर आपको लास्ट जो पैराग्राफ दिख रहा है, लास्ट सेकंड वन, उसको आप टिक लाएंगे। Most of killed and the maimed were men of the working age. These deaths and the injuries reduced the able-bodied workforce in the Europe with the fewer numbers within the family. Households income declined after the war. ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था जो कि वेल टू डू है, मैंने आपको बताया। तो आप ये भी पैराग्राफ लिखेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या हुआ, वुमेन्स पे हुआ। वुमेन भी घर से बाहर निकल के इंडस्ट्रीज में वर्क करने लगी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो वार के अंदर गए हुए हैं, और फैमिली को फिट करने के लिए उन्हें वर्क करना ही होगा। तो ये आपके कौन सा है, थर्ड का सी वाला। तो टिक लगा लेंगे आप थर्ड का सी। बस ये कंप्लीट है, क्लोज हो चुका है। वापस से चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। तो थर्ड का डी वाला सेक्शन क्या बोल रहा है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। ग्रेट डिप्रेशन या फिर हम कहेंगे आर्थिक मंदी जब आ गई थी पूरे विश्व के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट हुआ इंडियन इकोनॉमिक पर या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इसका की टर्म में क्या है, ग्रेट डिप्रेशन। ओके, तो ग्रेट डिप्रेशन जो है उसके आंसर हम लगाएंगे। तो पेज नंबर कौन सा लगाना है आपको, 72 73। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे 72 लिखा आपने और 73 लिखा, तो आपको मार्क करना है, मैं नहीं करूँगी। आप डायरेक्ट जो है, आपकी बुक ओपन है तो आप थर्ड के डी पर डायरेक्ट मार्क कर लीजिए 72 73। तो चलते हैं पेज नंबर 72 73 के ऊपर। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोनों ही पेज, 72 भी और 73 पर। तो 72 का जो लास्ट आपका टॉपिक है वो यही है, इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम टिक लगाएंगे। कहाँ से टिक लगाना है मैं बताती हूँ आपको लगाना है कि द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड, यहाँ से लेके वर्ल्ड वाइड तक लगा लेना है। इसके बाद आपको थोड़ा बहुत बताना है कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो आप देखेंगे द डिप्रेशन इमीडिएटली अफेक्टेड इंडियन ट्रेड, यहाँ से लेकर कि किस में प्राइस में फॉल हुआ, कहाँ पर रेज हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी है। इसके बाद 1 मिनट, हाँ बस यहाँ तक ही आपको लगाना है, ज़्यादा आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो है वो हर जगह पर हुआ है, वो सब कुछ आपको बता रखा है। तो थर्ड का डी वाला जो सेक्शन है आपका, उसमें पूछ रखा है आपको ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। तो इसका आंसर हमने ये पूरा लगा दिया है, सब जगह आपको मार्क कर लेना है थर्ड का डी। 1 मिनट, सॉरी, यस। तो आपने लगा लिया होगा। अब चलते हैं हमारी मेट्रो को लेकर के वापस से क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में। अब जब आप ई वाला सेक्शन देखेंगे, थर्ड का ई क्या दे रखा है, डिसीजन ऑफ द एमएनसी टू रिलोकेट प्रोडक्शंस टू द एशियन कंट्रीज। कैसे एशिया के जो देश है वहाँ पर एमएनसीज आई, मल्टीनेशनल कंपनीज आई, और उन्होंने क्यों डिसीजन लिया कि वो वहाँ पर सेटअप करेगी। तो इसका आंसर है आपके पेज नंबर 76 पर। तो 76 पर चलते हैं। सबसे पहले लास्ट वाला जो है वो आपका 76 पर है। तो एमएनसीज है, 76 पेज नंबर है। चलते हैं, तो हम आ चुके हैं पेज नंबर 76 पर। 76 पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन आपका, व्हाट आर एमएनसीज, मतलब एमएनसीज के बारे में हमको लिखना है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से लेकर फोर्थ लाइन में आपको 1920 तक लगा देना है। इसके बाद आपको लगाना है द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड के, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कब हुआ, यहाँ से लेकर के एज पॉसिबल तक लगा देना है। ठीक है, ये आपका आंसर है थर्ड के ई का। इसके लिए 2 लाइन्स और लिखनी है आपको। कहाँ पर लिखनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये टिक लगा लीजिए 2 पॉइंट। इसके बाद कहाँ पर टिक लगाना है बताती हूँ। यस, तो यहाँ पर आपका आंसर है लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑफ अदर पावरफुल। तो यहाँ से आप टिक लगा लीजिएगा, यहाँ से लेके वेरी चिपली तक। ये थर्ड का ई है आपका। तो थर्ड के ई तक आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो थर्ड के ए बी सी डी ई सारे जो हैं वो हमने क्लोजअप कर लिए हैं, सारे आंसर्स हमने टिक लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4, गिव टू एग्जांपल फ्रॉम द हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द फूड अवेलेबिलिटी। खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं जो हमको मिल जाती हैं जल्दी से, उनकी हिस्ट्री क्या है और उसका टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर, मतलब फूड जो है उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ टेक्नोलॉजी का। तो इसका मतलब मेन हम कह सकते हैं की टर्म क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, और हिस्ट्री के बारे में आपको बताना है। पेज नंबर 60 पर इसका आंसर है। तो मिलते हैं पेज नंबर 60 के ऊपर। तो चलते हैं। सो हियर वी आर ऑन द पेज नंबर 60। सो फटाफट से आंसर लगा लेते हैं। द ट्रेड इन द मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल फॉर दिस कनेक्टेड प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद क्या इफेक्ट हुआ तो वो हम लगाएंगे कि मीट वॉज हैंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन, यहाँ से लेकर के लॉन्गर डिस्टेंस तक, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ नई टेक्नोलॉजी का। तो इसका ये सारी चीज़ें हुई। नाउ एनिमल को फटाफट से स्टार्टिंग टाइम में ही स्लॉटर कर दिया जाता था, जिससे फ्रोजन मीट जो है उसे दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सके। इससे बेटर लिविंग हो गई, कंडीशंस जो आराम से मतलब पुअर लोग जो है वो भी अच्छे से मीट जो है उसे उनके लिए अवेलेबल हो गया। तो ये है आपके फोर्थ वाले का आंसर। कितने इसके पॉइंट्स हो चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट मतलब 4 पॉइंट में आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, रैपअप हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई होप आपने सही से समझ लिया होगा, लगा भी लिया होगा।
अब सबसे जाना माना जो क्वेश्चन है आपका वो आ चुका है। जैसा मैंने आपको जो वीडियोस हैं उनमें पढ़ा कर भी बताया था कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या है, बस आपको इसे समझाना है कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो क्यों शुरू हुआ था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आप नोट कर लीजिएगा पेज नंबर 75। तो पेज नंबर 75 पर इसका आंसर है किसका, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट का। तो चलते हैं 75 के ऊपर। ओके, तो इसका आंसर एकदम सीधा साधा है कि आपको ब्रेटन वुड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे कि द मेन एम ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक, यहाँ से लेकर के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड तक। ठीक है, इसके बाद हम लगाएंगे कि इट्स फ्रेमवर्क, यहाँ से लेकर के यूएसए तक। ये पॉइंट तो आपको लगाना ही पड़ेंगे क्योंकि कौन स्थापना हुई, ब्रेटन वुड ही क्यों नाम रखा, क्योंकि ये एक जगह का नाम है। यहाँ से लेकर के ब्रेटन वुड से लेकर के आपको लगाना है पूरा। अगर आप पूरा पैरा लिखते हैं तो अच्छा ब्यूटीफुल एक कहेंगे स्ट्रक्चर मिलेगा आपके आंसर को कि हाँ ब्रेटन वुड के बारे में आप जानते हो ना, आपने एक अच्छा लेंदी आंसर लिखा है। तो इसमें आप पॉइंट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन देना है 2 पॉइंट्स का, और उसके बाद आपको एक पैरा पूरा लिखना है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपने लगा लिया होगा। ये है आपके 5th वाले का आंसर। कितने पॉइंट हो चुके हैं आपके, 3 पॉइंट। और लास्ट वाला पॉइंट आप पूरा ही रखें, उसको आप और ज़्यादा छोटे पॉइंट्स में ना रखें, जो आपका ये वाला पॉइंट है। अब वापस से चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। ठीक है, चलें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, इमेजिन दैट यू आर एन इंडर्जर्ड इंडियन नेबर इन द कैरिबियन, ड्राइंग फ्रॉम द डिटेल्स इन दिस चैप्टर राइट अ लेटर टू योर फैमिली डिस्क्राइबिंग ऑफ योर लाइफ एंड द फीलिंग्स। ये फीलिंग्स और ये जो लाइफ के आंसर्स हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड में कभी भी नहीं पूछे जाते। तो आप इसे कट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो आप अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखते हैं तो भी ठीक है, बाकी इसका आंसर जो है आपको एज इट इज बुक के अंदर नहीं मिलेगा और ना ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अगर आप आपने अच्छे से लेसन को रीड आउट करा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और अगर नहीं करा है तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे सकते। बाकी क्योंकि इसके लिए प्रोमिनेंट कोई इसके लिए रटना ज़रूरी नहीं है, कोई डेट्स याद करने की जरूरत नहीं। 7th क्वेश्चन पर आते हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट और द फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। फाइंड वन एग्जाम्पल ऑफ द ईच टाइप ऑफ द फ्लो विच इन्वॉल्व इंडिया एंड द इंडियंस एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ इट। किस तरीके से इंडिया और इंडियंस जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं किसके ऊपर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के ऊपर, और कौन कौन से फ्लोज के बारे में। तो फ्लोज के बारे में तो हमने पढ़ा ही चैप्टर के अंदर, पेज नंबर 57 पर है। तो पेज नंबर 57 पर चलते हैं हम इसका आंसर लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर 57। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 57 पर। सो दिस इज योर पेज नंबर 57 पर आपको फ्लोज तो दिख ही रहे होंगे अगर आपने सही से चैप्टर को पढ़ा है। तो फ्लोज क्या दे रखा है आपको कि इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लोज पूरे बता रखे हैं। इसके बाद क्या दे रखा है, फ्लो, लेबर, हाँ ये सारी चीज़ें, और इंडिया और इंडियंस पर क्या इफेक्ट हुआ ये भी बता रखा है इसके बारे में। तो इंडिया और इंडियंस पर तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं है, फ्लोज के बारे में बता रखा है, तो आप इसको लगा लीजिएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इतना आपको बताना चाहिए क्योंकि तीनों फ्लोज जो है उनका इफेक्ट इंडिया के ऊपर हुआ है। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, तो ये आप लगा लीजिएगा। आगे देखा ऑल 3 फ्लोज यहाँ से लेकर के इवन एवर बिफोर तक। ठीक है, यहाँ तक आप लगा लेंगे तो एक अच्छा आंसर बन जाएगा। बस इतना ही आपको लगाना है, ज़्यादा चीज़ें इनमें न लिखें या न लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इजी में पूछ रहा है। फ्लो के बारे में आप जब पहले ही आंसर दे देंगे तो फिर जो एग्जामिनर है आपको कॉपी चेक करेगा तो उसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी कि आप इसमें और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें डाल लें। ठीक है, तो आप इतना सा इसमें लिख दें। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन के क्या कॉजेज थे, मतलब हम कह सकते हैं कि क्यों हुआ ग्रेट डिप्रेशन या किन चीज़ों ने ग्रेट डिप्रेशन को आगे बढ़ाया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पेज नंबर है आपका 71, तो 71 पर चलते हैं और फिर इसका आंसर हम लगा लेते हैं फटाफट से। तो आपको कॉजेज लिखने हैं, डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल सोशल साइंस में। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड, कॉजेज लिख रखे हैं किन चीज़ों के थ्रू, सेवरल इफेक्ट्स हैं। सबसे पहला इफेक्ट आपको दे रखा है, सेवरल फैक्टर लगाना है यहाँ तक। फिर इसके बाद फर्स्ट एग्रीकल्चर से लेकर के आपको लगाना है 1 मिनट ओवरऑल इनकम तक। इसके बाद सेकंड यहाँ से लेकर के आपको लगाना है 1 बिलियन तक। ठीक है, बस यहाँ तक आप लगा लीजिएगा। ये कॉजेज है, फर्स्ट और सेकंड लिख देंगे तो ही आप एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने बुक पढ़ी है, क्योंकि वो डायरेक्ट बुक से ही चेक करते हैं। कोई संजीव की गाइड, कोई एक्सीलेंट की गाइड, कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ना डेस्क वर्क। ठीक है, तो आप लगाएंगे, इसके लिए आप डाल दें क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 आपको पता चल गया है कौन कौन से पेज पर है। पेज नंबर 71 पर मेनली इसका आंसर है, 72 पर भी थोड़ा सा जा रहा है, तो आप इसे टिक लगा लीजिए अपनी बुक के अंदर।
अब वापस से चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं अब। तो कौन सा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 is your last question. Explain what is referred to the G77 countries. In what ways can the G77 be seen a reaction to activities of the Bretton Woods twins? Bretton Woods twins के रूप में कैसे G77 आया, उसका क्या इफेक्ट हुआ था? पेज नंबर 76-77 पर इसका आंसर है। तो 76-77 आप लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहें तो, और फिर डायरेक्टली हम चलते हैं पेज नंबर 76 और 77 पर। तो G77 के बारे में हमको लगाना था। G77 आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर कि क्या है। तो आगे हम लगाते हैं कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ से लेकर के 1960 तक दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स। उसके बाद आपको NIEO तक लगाना है। NIEO का क्या मतलब है ये आप अलग से एक पॉइंट में बता सकते हैं, कंट्रीज़ मार्केट तक। और इसका कोई फ्लोटिंग या फिर आपको एक्सचेंज या ब्रिटेन वुड के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका ट्विन क्यों है इसके काम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ओनली फॉर ये आपको आंसर लगा देना है। ये आपके हो चुका है 9th का आंसर। तो इस तरीके से हमने सारे जो भी क्वेश्चन हैं आपकी इस चैप्टर नंबर 3 के द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड उसके लगा लिए हैं। और मैं और भी वीडियोस डाल दूंगी ताकि जो भी चैप्टर हैं आपके उन सभी के क्वेश्चन आंसर कोई भी बच्चा जो है वो आसानी से कर पाए बिना किसी गाइड की मदद के। तो आज के बाद आपको गाइड लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। ओके।